प्रारंभ करते हैं वैदिक काल। और वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल, जैसा मैंने बताया था, ऋग्वैदिक काल के बारे में आज प्रारंभ करते हैं। इसके बारे में राज्य एवं समाज के बारे में। राज्य और समाज क्या थे, हमने इसके पहले भाग में देखा कैसे पारस्परिक युद्ध करते थे, आर्यों अनार्यों के युद्ध के बारे में, युद्ध प्रणाली के बारे में। अब राजनीति के बारे में चालू करते हैं। आर्य मुख्य रूप से जनों में विभक्त थे और जन शब्द का प्रयोग करते थे। जन का एक नेता या राजा होता था, यानी जन एक संगठन का नाम है। ऋग्वेद में राजन शब्द का प्रयोग कई बार मिलता है। यह पद वंशानुगत था और राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी होता था। इसकी पुष्टि के लिए दिवोदास और सुदास का उदाहरण दिया जा सकता है। राजा के ऊपर जनता, जिसे विष कहते थे, का विशेष रूप से नियंत्रण रहता था। शेष जनता को विषी कहते थे, ध्यान रखना है। और वंशानुगत राजाधिकार तभी वैध समझा जाता था जब जनता उसका अनुमोदन कर दे। जनता उसे जब चाहे पदच्युत कर दे या निर्वासित कर दे। राज्यारोहण, राजाभिषेक की भी प्रथा थी। अभिषेक के अवसर पर राजा यह प्रतिज्ञा करता था कि वह जनता की रक्षा करेगा। ऋग्वैदिक काल में अनेक आर्य प्रदेशों की चर्चा है। विभिन्न स्थानों पर छोटे छोटे अनेक राज्य थे। ऋग्वेद में सिंधु नदी के तट पर आर्य राज्य का उल्लेख है। इसी तरह सरस्वती नदी के तट पर चित्र नामक राज्य का उल्लेख है। लेकिन ऐसा लगता है कि छोटे राज्यों का बड़े राज्यों में विलय होना आरंभ हो गया था। राजनीतिक एकता, एक छत्र राज्य, साम्राज्य की स्थापना की धारणाएं ऋग्वेद के काल से ही होने लगी थी। सुदास का उदाहरण इसके पहले वीडियो में दिया जा चुका है। दास राग युद्ध होता है और 10 राजाओं के पूरे एक साथ राज्य सम्मिलित होते हैं। इसमें निकटवर्ती राजाओं को पराजित करने और राज्य विस्तार की बात भी वहाँ स्पष्ट हो जाती है, जो दासराग युद्ध है। इसके अलावा विश्वस्य भुवनस्य राजा, ध्यान रखें, विश्वस्य भुवनस्य राजा अर्थात सम्राट का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है। राजपद तो बड़ा था ही। राजा अपने भव्य राजप्रासाद में रहता था। बहुत सारे सेवक उसके होते थे। उसके वस्त्र आभरण भी राजकीय गौरव के अनुसार होते थे। और उसकी विजय के लिए, दीर्घायु के लिए जो पुजारी थे, चारण वृंद थे, हमेशा देवताओं से प्रार्थना किया करते थे। राजकीय पदाधिकारियों की बात करें तो राजकीय कार्यों में राज्य की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी थे। इनमें सेनापति और पुरोहित विशेष थे। पहले सेनापति का कार्य था कि सैनिक का कार्य करे, दूसरा राजनीतिक और धार्मिक कार्य पुरोहित करता था। पुरोहित से ही बाद में राजमंत्री के पद का विकास हुआ। ऋग्वेद में कई जगहों पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि पुरोहित अपने राजा के राजकीय विषयों में परामर्श देता था और समय समय पर सामूहिक कल्याण के लिए यज्ञ करता था। राज्य के ऊपर विपत्ति आने पर जनहित के लिए अपने जीवन को खतरे में डालकर वो राजा के साथ युद्धभूमि में जाता था और भयानक युद्ध की आंधियों और तूफानों की अवहेलना करते हुए एक ओर अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाता, दूसरी ओर राजा के विजय की कामना करते हुए दैवी शक्तियों का आवाहन करता था। इस तरह से ऋग्वैदिक पुरोहित का पद महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण था और पुरोहित के साथ साथ राजमंत्री, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक, योद्धा भी होते थे। सेनापति और पुरोहित के साथ ऋग्वेद में ग्रामणी, सूत, रथकार और कर्मकार के नाम भी मिलते हैं। ग्रामणी, सूत, रथकार, कर्मार। राज्याभिषेक के अवसर पर ये सब उपस्थित होते थे।
इन्हें रत्नी कहा गया है। ध्यान रखें, रत्नी, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बार बार बनता है। रत्नी, ये सब कौन थे? रत्नी थे। कौन थे रत्नी? सेनापति, पुरोहित, ग्रामणी, सूत, रथकार, करमार। इसमें जो ग्रामणी था वो गांव का मुखिया कहलाता था, जो आज कहलाता है। यह एक तरफ राज्य का पदाधिकारी, दूसरी ओर जनता का प्रतिनिधि। राजा की ओर से गांव में शांति व्यवस्था करना और सुख दुख की बात राजा को पहुंचाना। समाज में औद्योगिक वर्ग की महत्ता थी, उसका प्रतिनिधित्व था। राजाभिषेक के समय पर इस वर्ग का प्रतिनिधि जो था वो था सूत, व्यावसायिक का। रथकार, करमार, ये आमंत्रित किए जाते थे और अभिषेक से पहले राजा इनकी पूजा करता था। फिर से ध्यान से सुने, अभिषेक से पहले राजा इनकी पूजा करता था। किसका? रत्नी का। और रत्नी में सूत, रथकार, करमार ये सब हैं। अन्य पदाधिकारी जैसे हैं पुरप, स्पश और दूत का उल्लेख है। पुरप दुर्गपति होते थे, दुर्गों का देखते थे, पुरप कहलाते थे। इनके कार्य मुख्य रूप से सैनिक के होते थे। स्पश गुप्तचर होते थे, जनता की गतिविधि की निगाह रखते थे, राजा को महत्वपूर्ण बातों से परिचित कराते थे। दूत राजनीतिक थे, संधि विग्रह के समय प्रस्ताव लेकर के आते थे। राजा इनकी नियुक्ति करता था, इन्हें हटा भी सकता था। वेतन के रूप में मुद्रा और भूमि के रूप में नहीं मिलता। वेतन कदाचित मुद्रा या भूमि के रूप में नहीं मिलता था, वह मिलता था सोना, चांदी, अन्न, वस्त्र, पशुधन के रूप में। सोना, चांदी, अन्न, वस्त्र, पशुधन के रूप में। राजकीय सेवाओं के लिए समय समय पर पदाधिकारियों को राज्य की ओर से पुरस्कार दिया जाता था। विजय और महोत्सव के अवसर पर पुरोहित का बहुत ध्यान रखा जाता था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लौकिक और पारलौकिक दोनों स्थितियों में राजा के साथ होता था, लगा रहता था। वो भौतिक समृद्धि की बात भी करता था, आर्थिक समृद्धि की बात भी करता था, आध्यात्मिक समृद्धि, पारलौकिक हितों की भी बात करता था। सेना के साथ युद्ध में भी जाता था और वहाँ भी वो हर तरह से राजा के हित की बात करता था, सैनिक उत्साह बढ़ाता था। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अब हम कहें न्याय व्यवस्था के बारे में, तो राजा देश की संपूर्ण सत्ता का केंद्र बिंदु तो था ही। सबसे बड़ा पदाधिकारी वही था, वही सबसे बड़ा सेनापति था, वही सबसे बड़ा न्यायाधीश भी था। बहुत स्पष्ट न्याय की बात नहीं आती, लेकिन राजा ही पुरोहित और अन्य परामर्शदाताओं की सहायता से न्याय करता था। ऋग्वेद में पशुधन की चोरी और जुआखोरी में बेईमानी के बहुत सारे उल्लेख हैं। रुपए के लेन देन में भी झगड़े कम नहीं थे, बहुत थे। फिर सामाजिक परंपराओं के उल्लंघन के भी अपराध बहुत सारे दिखाई देते हैं। भाई बहन का विवाह राज्य की दृष्टि से दंडनीय था। समस्त प्रकार के अपराधियों को राजा की ओर से दंड दिया जाता था। मृत्यु दंड भी प्रचलित था। अधिकांश मामलों में शारीरिक दंड ही दिया जाता था और उसे उचित माना जाता था। अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा, सप्तपरशु परीक्षा, ऐसे परीक्षाएं भी की जाती थी। ऋण अदा न करने पर बहुधा ऋणी मनुष्य को ऋणदाता की दासता स्वीकार करनी पड़ती थी। दास प्रथा का उल्लेख भी साफ दिखता है। बात करें सभा और समिति की, तो वैदिक साहित्य में सभा और समिति दोनों प्रकार के उल्लेख हैं। इनका अर्थ क्या था, यह बहुत विवादास्पद हो गया। हिलब्रांड का कहना है कि समिति संस्था थी और सभा उसका अधिवेशन का स्थान था। समिति संस्था थी और जहाँ अधिवेशन करता उसे सभा कहता।
लेकिन ये सही नहीं है। ऋग्वेद की बात को अगर हम अथर्ववेद से जोड़ करके देखने की कोशिश करें तब हम ज़्यादा क्लियर होता है कि सभा और समिति दो पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया था। सभा च मां समितिश्च वा ताम प्रजापते दुहितरो संविदाने, यानी इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। दुहितरो संविदाने, प्रजापते दुहितरो संविदाने, ध्यान रखें, प्रजापते दुहितरो संविदाने, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। लुडविग का कहना है कि सभा उच्च भवन और समिति निम्न भवन के नाम है। कहीं ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता जिनके आधार पर कहा जा सके कि राजतंत्र के कोई भवन होते थे। सबसे अच्छा जो उपयुक्त मत है वो जिमर का माना जाता है। वो कहते हैं सभा गांव की संस्था है और समिति केंद्रीय संस्था थी। अथर्ववेद में एक स्थान पर पहले सभा का, फिर समिति का और बाद में मंत्रणा या मंत्रिपरिषद या परिषद का उल्लेख है। यह क्रम देश के वैधानिक विकास की संकेत कर रहा है। सभा, समिति और मंत्रणा विकास की प्रारंभिक स्थिति में प्रत्येक गांव प्रायः स्वतंत्र रूप से अपना पृथक प्रबंध करता था। सर्वसाधारण विषयों को तय करने के लिए ग्रामवासियों ने अपनी प्रबंधकारिणी स्थानीय संस्था बना ली थी जो सभा के नाम से जानी गई। बाद में जब राज्यों की स्थापना हुई और प्रत्येक राज्य के अंतर्गत अनेक गांव आ गए तो सार्वजनिक विषय की देखरेख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक संस्था स्थापित हो गई जो समिति कहलाई। और इस समिति के अधिवेशन के समय समय पर हुए और राजा अपने दैनिक प्रशासन में जो परामर्श की आवश्यकता पड़ती थी यहाँ से लेता था। इनके लिए सदैव समिति के अधिवेशन बुलाए जा सकते थे। राजा ने दैनिक परामर्श के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति करना फिर आरंभ किया और मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद बनाना चालू किया, वो भी बना। इसके बाद राजा शासन संबंधी विषय पर इनकी सम्मति लेकर, समर्थन लेकर के काम करता था। शायद अथर्ववेद का यह अंश इसी क्रमिक वैधानिक विकास की बात करता है। वैदिक साहित्य में सभा, समिति जो उल्लेख है उनमें अधिकांशतः सभा ग्राम संस्था होना सिद्ध होता है और एक स्थान पर सभा को वार्ता का विषय बनाया गया। गायें और उपयोगिता, एक स्थान पर सभा की वार्ता का विषय गायें और उपयोगिता दिखाई गई है। यह एक इम्पॉर्टेंट है, गाय और उसकी उपयोगिता पर बहस कर रहे। दूसरी जगह सभा में होने वाले जुआ का उल्लेख है। इससे लगता है कि विचार विमर्श के अलावा सभा ग्रामवासियों के मनोरंजन का केंद्र भी था। तीसरा, अश्व रथ पर आरूढ़ सभा में जाते हुए सभासदों का उल्लेख है। ग्राम के धनी मनी व्यक्ति इस सभा का विशेष महत्व है। इनके विरुद्ध समिति संबंधी उल्लेखों से प्रकट होता है कि समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक राजा समिति के सदस्यों से कहता है कि मैं तुम्हारा विचार और तुम्हारी समिति स्वीकार करता हूँ। वैदिक काल में जीवन के विभिन्न कार्यकलाप विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत होते थे। बहुधा किसी संस्था के अंतर्गत ही राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्य समान रूप से संपादित हो सकते थे। यही कारण है कि ऋग्वेद में हम समिति के अंतर्गत राजनीतिक कार्यों के अलावा सामाजिक कार्यों के संपादन होने का भी आभास पाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ रह जाता है, सभा समिति की योग्यता क्या थी, उनके अधिकार कर्तव्य क्या थे, उनकी कार्यप्रणाली क्या थी। अभी इनके उत्तर मिलना बाकी है, अभी इस पर शोध कार्य है जारी है।
तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि अभी हम इतनी ही जानकारी कर सकते हैं। और अब हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, शेष भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका ये वीडियो बंद करते हैं। धन्यवाद।